सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तानी जान, जाग पाकिस्तानी जान, जाग पाकिस्तानी जान, जाग पाकिस्तानी जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का, राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी तेज़ी भी आ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया है। चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है। MQM का वफ्द भी नून लीग से मुलाकात कर चुका है। यौम तशक्कुर भी आज मना रहा है। इसके अलावा ये जो राब्तों में तेज़ी है उसके बाद ही ज़ाहिर है ये अमल अब अपने इख्तिताम के करीब भी है। कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, जल्दी जल्दी आपस में राब्ते किए जा रहे हैं कि हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में ऑप्शंस कुछ इस तरह ही होगी, या तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलेगी, या पीपल्स पार्टी PTI मिलेगी, या फिर इसका कोई तीसरा हल अगर है तो वो हम जानने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे जो कि बताएंगे कि अमल किस तरह आगे बढ़ेगा, इम्कानात क्या हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या पेशकशें की जा रही हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब साहब, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद रोहेला साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। PJ मीर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है पहले PJ मीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। लाहौर इस वक्त गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर आपको पता है जरदारी साहब भी मौजूद हैं, बिलावल को भी बुला लिया गया है, चौधरी शुजात से भी मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएं, पहले तो मुझे ये बताइएगा आज ही बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से कहा गया कि जी एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है। तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? ये जो 2 इलेक्शंस की बातें की जा रही है, जो कंट्रोवर्सी है, ये किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखिए, अवाम ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। उन्होंने बता दिया डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स, डिस्पाइट ऑल हिंड्रेंसेस अवाम निकली है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि अवाम ने अपना एक वोट दिया है। अब बात आती है, देखें ये वोट जो अब आया है ये जी पार्टी के खिलाफ नहीं आया, ये वोट जो आया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आया है वोट। और ये जो रिजेंटमेंट है इसको हमने पैच अप करना है। अब इसको पैच अप कैसे करें, क्योंकि मुनाफिकत की हेड आप कह रहे हैं ना, हाइट, वो बिल्कुल आपके सामने आ गई है। ये सब थूक के चाट रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे पे एक्यूजेशंस लगाते हैं, फिर कहते हैं कि आओ मिलके हम हुकूमत बनाएं। यार किस किस्म के ये सियासतदान है? इसलिए मैं इनको पहले भी कहता रहा हूँ, खुदा के लिए अपनी जबान पे कंट्रोल करो, क्योंकि कल शायद आपको बैठना पड़े एक दूसरे के साथ। अब मुझे बताओ, कोई पेट फाड़ रहा है, कोई फ्रॉड है, कोई पैसा खा गया है, कोई चोर है, कोई ये है, तो सब आप इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। तो लोगों के आगे आप क्या अपना आईना दे रहे हैं? एज सियासतदान आपको अच्छा आईना नहीं दे रहे। तो ये अब देखते हैं कि ये फिर जो पहले भी इनकी पीपल्स पार्टी और इसकी PMLN की कोलिशन थी, PMLN निकल आई उसके बाद, क्योंकि यहाँ आगे सैरिश आपको फेलियर ही नजर आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि कौन गवर्नमेंट में आएगा, क्वेश्चन ये है कि कौन पाकिस्तान के एक्सटर्नल और डोमेस्टिक और ये जो सर्कुलर डेट है इसको कौन पूरा करेगा। ये सारों ने कहा है हम जी बिजली दे देंगे 300 वॉट, वेरी गुड, आपने ये पैसा कवर तो करना है ना कहीं से, तो कहीं और टैक्स लगा के आप कर देंगे। आप कह रहे हैं कि जी मैं पेट्रोल कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना, भाई कहाँ से पैसे लेके आओगे? आपका तो अगला ट्रांस तैयार बैठा हुआ है जो कि आपने IMF को देना है। ये पैसा आपके और मेरे और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनके टैक्सेस से पैसा देना है आपने। सो टैक्स बढ़ जाएंगे, जब टैक्स बढ़ जाएंगे आपकी गर्दन और स्क्वीज होगी और फिर लोग चिल्लाएंगे। नहीं, ये जो इश्यूज जिनकी आप बात करें, बिल्कुल ये आगे जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको फेस भी करने पड़ेंगे, जिसके पास हल होगा जाहिर है वही बोल्ड फैसले भी करेगा और आवाम में उसको पजीराई भी अगर तो आवाम के हक में हुए मिलेगी। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस बेतहाशा होंगे। मैं अली आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अभी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। अभी आपने सुना होगा PJ मीर साहब ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, फिर जब इलेक्शंस हो जाते हैं फिर वही आपस में मुलाकातें करने लगते हैं और साथ बैठने की बातें होने लगती हैं। अब जो सिचुएशन है उसमें तो PTI को भी किसी न किसी के साथ मिलना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वो लोग आज़ाद उम्मीदवार बनाते हैं तो यहाँ तो उनको भी अपने नज़रिए की नफ़ी करना पड़ेगी। वो तो कहते थे कि लोग ही नहीं इनके साथ बैठा जाए। कि जो उनके चेयरमैन हैं PTI के, वो कभी किसी के साथ
बैठने के लिए तैयार नहीं होते। और ज़ाहिर है नंबर्स अब जो हमारे सामने आए हैं, अब ये तो एक अलहदा इशू है कि वो क्लेम करते हैं कि जी उनके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन वो तो जब तक फ़ैसला नहीं होता, और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जब एक दफ़ा मामला ट्राइब्यूनल्स वगैरह में चला जाए तो वो कोई बहुत जल्दी उसके अमूमन फ़ैसले आते नहीं होते। तो अब फ़िलहाल तो अगर हुकूमत बनानी है तो किसी के साथ बैठना ही पड़ेगा। वैसे तो खैर वही बात है, हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मैं ख़ास तौर पे मेरा ये ख्याल था कि दिस वाज अ गुड इलेक्शन टू लूज़। उसकी वजह ये है कि जिसने हुकूमत बनानी है उसके आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और ये जो इस वक्त पीटीआई ने सीटें ली हैं ये शायद अभी फौरी तौर पे तो काम ना आ सकें, लेकिन वो चाहे 100 हैं या 90 हैं या 70 हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल हो जाएंगी आज से 2 साल के बाद। क्योंकि आज से 2 साल के बाद कुछ हम लैंडस्केप में तब्दीलियां देखेंगे, उसके बाद हम रियासत का जो नज़रिया है वो शायद चेंज होता देखें, उसके बाद फिर हम माजी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी देख चुके हैं, इलेक्शंस भी दोबारा हो सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये जो अब बात ये है कि जिस तरह से शू स्ट्रिंग से लटकी हुई ये एक, अगर हम ये मान लें, अभी अज्यूम कर लें कि एक PDM 2 टाइप गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो वो जिस तरह से शू स्ट्रिंग से लटकी होगी कि आपका जो मतलब हल्का 130 है वो भी कभी भी हो सकता है कि वो खुल सकता है। और अगेन वही बात, चाहे वो खुलने के बाद रीकाउंटिंग के बाद पता लगे कि रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन बहरहाल ये एक ख़दशा हमेशा रहना। ऐसी सूरत में जब एक गवर्नमेंट कायम होगी तो आप देखें इस वक्त डॉलर्स कहाँ से आएंगे, ये भी दूसरा सवाल है। इस वक्त पहला सवाल तो ये है कि जिस भी सरकार ने आना था उसने सबसे पहले सरकार का साइज़ छोटा करना था, रियासत का साइज़ छोटा करना था। हम अब उतनी मिनिस्ट्रीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उतने SAPM अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपने महकमों इदारों के अंदर हमें हर जगह पे कट्स लगाने की चलिए आपका पॉइंट आ गया। ऐसी जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे ये फैसले करेगी, कैसे फैसले करेगी, चैलेंजेस बेशुमार हैं। मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप सिचुएशन क्या बनती देख रहे हैं? चौधरी शुजात साहब से भी राब्ते कर रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी पेशकश हो गई हैं। जरदारी साहब को चेयरमैन सेनेट का भी उन्होंने ओहदा पेशकश किया है, सदर का भी ओहदा पेशकश उसकी हो गई है। तो ये अब वो लोग हैं जो कह रहे थे कि जी PDM की जब वेंचर था तो ये सारे नुकसान उन फैसलों के हैं जो किए नून लीग थे। तो ये अब पहले इल्ज़ामात की सियासत अब मिल रहे हैं, आपस में राब्ते कर रहे हैं, पेशकशें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें PDM क्यों बनाई गई थी, उसकी वजह यह थी कि उनको PTI का एक ख़तरा था और उस ख़तरे की बुनियाद के ऊपर वो सारे इकट्ठे हो गए, बावजूद कि उनके नज़रियात, उनके जो अफकार थे वो एक दूसरे से जो है पोल्स अपार्ट थे, बिल्कुल एक दूसरे से जो है ना वो 90 डिग्री का डिफरेंस था उनका। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये सियासत, इसको फिर कहते हैं बाद में बड़े प्यार से कहते हैं कि ये कौम के वसी तर मफादात के अंदर हमने ये फैसला किया। हालांकि ये कौम के मफादात में नहीं, हम के ज़ाती मफादात के अंदर ये फैसले हुए करते हैं, लेकिन इनका तमाम का मुश्तरका एक टारगेट है और वो तमाम का मुश्तरका टारगेट जो है वो अफवाज पाकिस्तान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। माजी में जब जब जिसको मौका मिला किसी ने ईंट से ईंट बजाई, किसी ने जनरल बाजवा का नाम लेके गुजरांवाला के अंदर चार्जशीट किया, किसी ने जो है वो 9 मई का वाक़या किया। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको हमें बड़े गौर से देखना पड़ता है। अभी भी आप देखें कि वो इसको 2002 के इलेक्शन से भी बुरा जो है वो तशबीह दी गई और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अभी अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत जारी है, तो उसका क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि आप कौम को जो है, जो कि पहले ही एक मायूसी का शिकार कौम है, उसके अंदर उसको मजीद आप मायूसी के अंदर जो है वो धकेल दें। अच्छा, मैं अब हमाद साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही है जो नंबर गेम आपके सामने है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत बन भी गई तो आगे ज़्यादा चलेगी नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये हल्के जिनके नताइज रोके गए हैं फिर ज़ाहिर है आगे ये भी खुलेंगे, फिर इनके नताइज चेंज भी हो सकते हैं। आप कैसा मंजरनामा बनता देख रहे हैं अभी भी और आगे भी? मुझे आपकी आवाज़ कुछ हमाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपके सवाल को मैं समझ नहीं पाया हूँ, अगर आप काइंडली। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी जो सिचुएशन है, कुछ हल्के जिनके नताइज रोक दिए गए हैं और वहाँ पर रीकाउंटिंग होगी, जो भी मामलात होंगे नताइज चेंज भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये हुकूमत अगर बन भी जाती है, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, हुकूमत अगर बन भी जाती है, हुकूमत अगर बन भी जाती है तो आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो चलेगी नहीं। अब आप बताएं आपकी राय क्या है? जी, इस वक्त देखिए हालात कुछ क्लियर नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है।
अभी तक तो नंबर्स भी लोगों को प्रॉपरली नहीं पता चले कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट्स में से पीटीआई वाले कितने हैं और उन इंडिपेंडेंट्स में बाकी जमातों के लोग कितने हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी भी जमात के साथ नहीं है। तो जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आती और मेंबर्स का पता नहीं चलता, तब तक कुछ भी कहना कि कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगा या नहीं लाएगा, या उनके पास रिक्वायर्ड नंबर होंगे इस मोशन को सामने लाने के लिए, तो वो कबल अज़ वक्त होगा। अभी इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात जो तारड़ साहब अभी कर रहे थे, मैं उस बात को कुछ हद तक उनसे एग्री करता हूँ। हमें हाथों से ऐसी गिराएं नहीं लगानी चाहिए जो दांतों से खोलनी पड़े, और सियासत में मुफाहमत ही आगे चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज कोई पार्टीज दोबारा वापस मिल के बैठ गई हैं या दोबारा बैठने पे सोच रही हैं तो वो कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी अमर है, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि हम उनके ऐसे कमेंट्स जो बिलो द बेल्ट वो करते हैं ड्यूरिंग अपनी इलेक्शन कैंपेन, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें कि ऐसे सवालात पहले ना उठाएं जब उन्होंने बाद में भी मुल्क की खातिर बैठना होता है। देखिए हमाद साहब, ये चीज़ जो है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए ना, तो ये तो करते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए, फिर मिलकर बैठे, रिसेंटली बैठे पीडीएम वेंचर में। लेकिन ये तीसरी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने तो उनका नजरिया ये बाय किया है, तभी तो उन्हें वोट दिया। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है जी सही तरह। अच्छा चले, आपकी तरफ वापस आऊंगी मैं। अभी हमें अली आफ्ताब भी मेरे साथ ही मौजूद है। अली, आप कैसे देखते हैं, दो जमातें ऐसी हैं जो हुकूमत में बार बार रही भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देती रही और आपस में मिलकर बैठते भी रहे, भी कहा जाता है जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन एक जमात ऐसी है, तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका तो नैरेटिव ही ये था कि भाई हमने इनके साथ नहीं बैठना, ये ठीक नहीं थे, इन्होंने करप्शन किया, ये चोर है। उसी नज़रिए को लोगों ने बाय किया, इसीलिए वोट भी दिया। तो वो कैसे मिलकर बैठ सकते हैं, चल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक मैं पहले इस पर भी कमेंट कर दूं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बात की वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल में अभी तक तो इनकी मुशावरत, वो तो कह रहे हैं कि हमने कुछ मुशावरत की, कुछ कल करेंगे, मेरे ख्याल में तो मुशावरत अभी शुरू भी नहीं हुई होगी। और उसकी वजह यह है कि वो आज़ाद जो वाकई आज़ाद हैं, जो पीटीआई बैक्ड नहीं हैं, अभी सब पार्टीज़ उनको पोच करने की कोशिश कर रही होंगी। तो जो जिसको पहले अपने साथ मिला लेगा उसकी निगोशिएशन टेबल पर उसकी हैसियत बदल जाएगी। सो जब तक उन तमाम लोगों का, बल्कि यहाँ तक कि एक दफ़ा राब्ता तो शायद पीटीआई बैक्ड आज़ाद से भी सब करेंगे, वो और बात है वो मानते हैं नहीं मानते, ये एक अलग इशू है। लेकिन जब तक आज़ाद की सिचुएशन हो जाती, मेरे ख्याल में निगोशिएशन तो शुरू ही नहीं होगी। दूसरा, जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई का जो ये हमेशा से रहा है कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने मतलब अगेन जिस तरह पिछले उसमें बात करते कि अभी तो शायद उनको इस बात का फायदा है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो कांटों की सेज है। बयान था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी चलने को तैयार हैं। मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो उनका था और अवाम ने बाय भी किया, वो तो खैर अभी बात कर रहे हैं ना ये वाली। तो इसका नुकसान कोई होगा इस जमात को भी फिर? बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि नुकसान बहुत हो चुका है। देखिए ये कितनी दफ़ा मौके थे पीटीआई के पास कि वो जो है सब जमातों के साथ आकर बैठते, वो सबके साथ मिलकर चलते। तो इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर पहुँचती ही ना कि उनकी जमात को इतनी मुश्किलात शायद देखनी ही ना पड़ती, वो इस वक्त शायद जेल में ही ना होते। तो ये जो है ना, हमें तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 चाहिए था जिसके मौके कई दफ़ा आए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टबननेस की वजह से उनको लूज़ कर दिया। और आप इस वक्त ये देखें, अगेन बड़ी अच्छी बात है कि उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा सीटें निकाली हैं, उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शायद अभी फैसले आए तो उनको कुछ और सीट्स भी मिल जाएं, लेकिन बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पीटीआई के लिए भी कि पंजाब में हुकूमत पीएमएलएन की बन गई है। ठीक है, मतलब अब ये जो भी करेंगे वो सेंटर में आगे पीछे जैसे भी होते रहे, पंजाब पीएमएलएन के पास रहेगा। मतलब पावर में होना, 5 साल के लिए पावर में आना, और वही बात है सेंटर में तो आपको मिलता कुछ खास नहीं है, सिर्फ लोग एतराज़ात ही करते रहते हैं। जो असल पावर तो सूबे की पावर होती है, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद। सही, ठीक है अली, आप मेरे साथ रहिएगा, आपसे मैं मजीद भी इस हवाले से बात करूंगी। हम एक और मेहमान हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक CPLC के चीफ हैं अहमद शनाए साहब। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, ये जो नताइज थे, आप भी यही क्या मुतवक्के था कि यही कुछ होगा जो हो रहा है, और मंजरनामा आप क्या बनता देख रहे हैं? तो समझ नहीं आ रही हुकूमत बनेगी कैसे, कौन किसके साथ मिलेगा और बनाएगा, और फिर नज़रिए
वो फिर क्या नज़रिए ही रह जाएंगे? सियासत में सब जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब जब आप ये कहें कि ये एक्सपेक्टेड था, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे तजज़िया-निगार हैं वो इस सूरत हाल से मैं समझता हूँ कि वो नहीं थे कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये कानूनी सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, बाकियों की तादाद जो है वो कम व बेश उनसे आधी है या कम है, और इस तरह सारा सिलसिला है। तो ये जो हम आगे देख रहे हैं, मैं तो उसको ये समझता हूँ कि कोई PDM 2 जो है वो वजूद में आएगा। PDM 1 16 महीने वजूद में आया, PDM 2 जो है वो मैं समझता हूँ कि आगे वजूद में आने की बात हो रही है, और उसको किस तरह लेके आगे चलना है, उसमें भी जब आप ये बात कहते हैं कि नज़रिया जो है वो किस तरह मिलेंगे, तो जब PDM 1 बना था और 7-8 जमातों का नज़रिया जो है बावजूद के शदीद इख्तलाफात के वो मिला, तो आज भी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो दोबारा मिलेगा। मैं इस पूरी कैंपेन में मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा हॉस्टाइल एटीट्यूड रखा था PMLN की तरफ, ख़ास तौर पे शरीफ रादान की जानिब, और उसमें फिर परसों जब हमने मौला बख्श चांडियो फ़ोन पे आए थे और हमने उनसे पूछा था कि जी वो किस तरह इस सूरत हाल को देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये सियासी मफाहमत में कुछ भी हो सकता है, और सियासत में मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर जो है वो हम किसी से भी अलाइंस कर सकते हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि जी जहाँ जिसको ज़्यादा फ़वाइद मिले, जहाँ मैं समझता हूँ कि मफादात ज़्यादा मिल जाएंगे, वहाँ पर जो है वो कोलिशन सेटअप हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये सारी देखिए 4-5 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका मफाहमत होना है। एक तो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनमें ज़्यादातर की तादाद जो है वो PTI से है, फिर इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, और इसके बाद जो है वो MQM है जो 17 जमातों के साथ। मैं आपसे चनाई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। पार्टी इलेक्शन अगर PTI कराती है फिर क्या होगा? जी इंट्रा पार्टी इलेक्ट, देखिए उसको दोबारा जो मैंने अल्फाज कहे हैं मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उसके अंदर ही आपके इस सवाल का जवाब भी है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए आज और पार्टी दोबारा से एक यूनिफाइड सिंबल के लिए एलिजिबल हो जाएगी, तो उसको बेशक दे दिया जाना चाहिए और मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्व सीट्स उनको कैंडिडेट्स और उस पार्टी को मिलेगी जिसने यूनिफाइड सिंबल पे इलेक्शन लड़ा है। अब वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से फिर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ अलग है, सिंबल मिलना एक अलग मामला है। थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए समझाएंगे कि फिर सिंबल कैसे रिकवर होगा? सॉरी, सिंबल की रिकवरी कैसे हो सकती है लीगली? अच्छा, आई थिंक सो आप तक मेरी आवाज़ सही से पहुंच नहीं पा रही है। मेरा ख्याल है ये वही बात कर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि अब इलेक्शन हो जाए और उसका इफेक्ट जो है वो पीछे से मिल जाए, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको आज़ाद हैसियत में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को अब ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसके बाद फैसला होगा कि कहाँ आगे बढ़ती है मामला। सही, यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो भी जाते हैं, पहले भी होते हैं या बाद में भी होते हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं चाहूँगी अली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा अली, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो भी बात हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अभी लाजिम है कि उनको 3 दिन के अंदर किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, तो वो जो एक बात हो रही थी कि आज़ाद अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं, तो ये तो फिर मुमकिन ना हुआ ना? देखिए, मैं तो बिल्कुल कानून को नहीं जानता, और मुझे यकीन है कि रोहीला साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि वो तो कानून को प्रैक्टिस करते हैं, बट ये सवाल जो है ना बहुत मुश्किल है, और उसकी वजह ये है कि मुझे तो नहीं पता, किसी जिसको पता है उससे भी पूछेंगी तो मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कोई भी कानूनी मसला हो, जब आप अदालत जाएँ और पीछे रिकॉर्ड देखें तो उसमें हर 2 बल्कि 4 तरह के प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई एक चीज तो है नहीं कि अगर ये होगा मसला तो उसका ये हल है। यहाँ पे तो माजी में नजरिया ज़रूरत के तहत हर तरह का काम हुआ है, सो इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो उस दिन देखेंगे क्या मूड है और क्या होता है। अच्छा चले, एक काम करते हैं, अब्दुल्ला साहब की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला, आप बताइएगा कि इस सूरत हाल में, क्योंकि जाहिर है आपकी भी जमात है और आप ज़्यादा बेहतरीन मामलात को आप भी समझते होंगे, क्या इनके पास सोल्यूशन होगा? सिचुएशन क्या होगी इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की? देखिए, सिंबल की जहां तक आप बात कर रही थी, वो सिंबल तो ये है कि अगली दफ़ा जब इलेक्शन है या बाई इलेक्शन है उसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगा वो सिंबल जो भी उनको अलॉट होगा, ये तो जहाँ तक है।
अब जो इन लोगों का पोजीशन है वो बड़ी देखिए बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। MWM के साथ उनका एक अच्छा इत्तेहाद है, उनके साथ रवाबित भी हैं, और अगर वो अदर देन एक तो ये हो सकता है कि वो पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर जिसकी रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ आज़ाद खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर है फिर वो आज़ाद लोगों के जो है वो उनको वो मिल जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मतलब मुझे मालूम है इस बात का। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर वो MWM के अलावा किसी को लेके चलते हैं तो वो फिर उसका इलेक्शन कमीशन या आइन क्या कहता है ये अभी कबल अज़ वक्त है। और जिस तरह से अभी कहा गया कि 4 प्रेसिडेंट्स मिल जाते हैं अदालत में, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है कि इस टाइम पे अदालत जो है वो फैसला करेगी जो विल ऑफ द नेशन है। परसेप्शन बिल्ड कर दी गई है, आप अगर वो परसेप्शन से हट के करेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार लाना है बतौर वज़ीर आज़म फर्ज करें, तो फिर वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्ले अराउंड करेंगे क्योंकि इलेक्शन मोमेंटम है, इसके अंदर हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर एनर्जी जनरेट। सही, चले ये जो परसेप्शन की आपने बात की है ना अब्दुल्ला साहब, इसी को हम आगे लेकर, और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अभी ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ। बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन बन गया, हु विल द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वफाक में अगर हुकूमत बनने जा रही है वो तो आई थिंक सो आया है, लेकिन ये जो आपस में जोड़ होना है ना, किसको क्या मिलना है, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? ये जोड़ जो है ना लोगों के जोड़ हिला के रखते हैं, ये मैं आपको वैसे बता दूं। और मैं नज़र ये आ रहा है कि इस टाइम पे जितनी भी कोएलिशन के हवाले से मुलाकातें हो रही हैं उसको प्रिजाइड कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। इसलिए मखलूत हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ साहब, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका, बल्कि 1 माह पहले भी मेरा ट्विटर के ऊपर पैगाम मौजूद है जिसमें मैंने यही कहा था कि मखलूत हुकूमत का शायद वो हिस्सा बनना पसंद नहीं करेंगे। और जो अभी एक लूली लंगड़ी किस्म की, जिस तरह PDM 2 कहा गया अहमद चुनॉय साहब की जानिब से, मैंने तो इसको कई दिन से कह रहा हूँ कि ये PDM 2 है, तो नतीजा जो PDM 1 का था उससे कोई ज़ाहिर है बरक्स नहीं होगा। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग का ही फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग से ही नज़र आ रहा है। पीपल पार्टी मेरे ख्याल में ये लोहे के चने चबाने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। वो अभी सिर्फ वो कहते हैं पश्तो में द गज़ द मैदान भी देख रहे हैं और मैदान नाप रहे हैं और गज़ भी उनके पास मौजूद है। सही, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक कानूनी छोटा सा पॉइंट था जिसमें मैं चाहूँगी हमाद साहब हमें थोड़ा सा क्लियर करें। ये आज गौहर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो जमात कल भी PTI थी, आज भी PTI है, तो वो जो सिंबल का एक इशू है वो शायद उसके या पार्लियामेंट्री जमात होने का, उसको रिजॉल्व करने के लिए शायद ये बात की गई। दूसरा जो रिजर्व सीट्स का मामला है उस पर बताइएगा कानून क्या कहता है, फिर क्या होगा, किसको मिलेंगी ये रिजर्व सीट्स? अगर ये आपस में जम या मिल भी जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या होगा ये आज़ाद कैंडिडेट्स? जी शुक्रिया। 2 बातें आपने पूछी हैं। पहला जो गौहर साहब का कमेंट है कि वो जमात पहले भी PTI थी और आज भी PTI है, तो इसके बारे में मैं माजरत के साथ ये कमेंट करूंगा कि सिर्फ आपके कह देने से अगर हो जाता होता तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आपने कहा था हो गए हैं, आपने कोई फाइल नहीं दिखाई, आपने कोई इलेक्शन स्केड्यूल नहीं दिखाया, आपने ये भी कहा था कि अकबर शेर बाबर साहब जो हैं वो हमारे मेंबर नहीं है, उसके लिए भी आपने कोई चीज़ नहीं दिखाई। अगर इसी तरीके को हमने इसी रविश को अपनाना है और आगे इसी चीज़ को लेकर चलना है तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हमारी बाकी सारे प्लान A, B, C, D और Z तक जो हैं वो सारे ज़मीन बोस होते नजर आएंगे। इसके बारे में कानून बड़ा क्लियर है कि जब आपने या तो उस पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद इलेक्शन से पहले कर लिया है और आप उसकी इलेक्शन सिंबल के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके ही कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं, तब तो आप ये बात कह सकते थे। अब वो वक्त नहीं रहा, वो गुजर चुका है। अब अगर आपके आज़ाद उम्मीदवार इस पार्टी के साथ जम होना चाहते हैं तो उनके पास इलेक्शन कमीशन के कहने पे 3 दिन का वक्त होगा और वो उस पार्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन इस बात, और वो कानूनी तौर पर ये उनका जायज़ हक है, वो कर सकते हैं ताकि उनको इस प्रोपोर्शन के लिहाज से रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी उस सूरत में। लेकिन इस सूरत में हमें यह याद रखना पड़ेगा कि फिर वो पार्टी मेंबरान PTI के मेंबरान नहीं रहे, फिर वो उस नई पार्टी के मेंबरान हो जाएंगे और उसका पार्टी हेड
जो है उनको लीड करेगा और वो उस पार्टी डिसिप्लिन के ताबे होंगे। यानी कि फॉर द कमिंग 5 years अगर ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो वो मेंबरान आपके पीटीआई के नहीं होंगे, पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं काउंट होगी। सही, और रिजर्व सीट्स भी उसी जमात को मिलेंगी, पीटीआई को नहीं मिलेंगी, जाहिर है। लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स की वजह से, विनिंग कैंडिडेट्स की वजह से जो उनका नंबर इंक्रीज होगा वो जरूर कंसिडर होगा, ठीक है, और वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें एक सवाल है मेरा आपसे कि जो आप बता रहे हैं कि विनिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें उस पार्टी का नंबर इंक्रीज़ होगा, तो ये लिस्ट तो इलेक्शन से पहले चली जाती है रिजर्व सीट्स की, जिसमें प्रायोरिटी वाइज बन जाती है। तो क्या लेट्स से अगर XYZ पार्टी को ये सारे आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन करते हैं और उसने जो पहले से लिस्ट दी हुई थी उसी लिस्ट को जो है विनर करार दिया जाएगा, या पीटीआई ने जो अपनी लिस्ट दी थी उसमें से भी कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे? सर अगर तो नंबर कम थे उनके पास उनकी उस लिस्ट में, और अब उनकी क्योंकि तादाद बढ़ गई है तो उनको रिजर्व सीट्स जो उनको पहले मुतवक्को थी उससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो यानी मिक्स भी हो सकते हैं। हाल में ये 3 दिन का वक्त इसीलिए दिया गया है कि आप अपने कैंडिडेट्स दोबारा आप रिकाउंट कर लीजिए कि विनिंग सीट्स कितनी है, ताकि आपके रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है अगर उसको रिवाइज करने की जरूरत है तो कर सकें। सही, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये MWM है ये भी कर सकती है कि कुछ इनके अपने होंगे और कुछ ये जो नई जमात के लोग जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनमें से भी कुछ को इन 3 दिनों में आगे रिकमेंड कर सकती है कि भी इनको भी दी जा सकती है, ऐसा ही है ना? रिजर्व सीट्स तो उनको जरूरत नहीं है ना जी, जो आज़ाद कैंडिडेट्स अब जीत के आ गए हैं वो तो जनरल सीट्स पे आ गए हैं, तो उनको तो आगे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीटीआई के नुमाइंदगान अगर वो कोई चाहें तो शायद नाम ऐड हो सकता है, लेकिन ये अब कितने लेता और कितने देने की बात है, ये नेगोशिएशन की बात है, क्या तय पाता है उस पर हम तो कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए। यानी रिजर्व सीट्स जो हैं उसकी लिस्ट रिवाइज हो सकती है और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, या सिर्फ यही सूरत हाल होगी? जी अगर देखिए, अगर उनके नंबर इंक्रीज कर गए हैं और पहली वाली लिस्ट जो उन्होंने जमा करवाई हुई है उसमें नंबर्स वो उन्होंने मुतवक्का सीट्स कम रखी हुई थी, उन्होंने कम लोगों के नाम जमा कराए हुए थे, तो इस सूरत में उनकी जो लीगल राइट बनता है रिजर्व सीट्स का वो कानून हज़फ नहीं कर लेता। ठीक, उनको वो मौका दिया जाता है कि आप अपना जो है किसी नए बंदे को ऐड कर लीजिए। तो यानी ये मौका सिर्फ उसी पार्टी को मिलेगा जिसको ये आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन करेंगे, बाकी पार्टियों के पास ये राइट नहीं है उसको रिवाइज करने का, अनटिल अनलेस कि उनकी तवक्को से ज्यादा सीट हो। उसकी कोई रीजन तो होनी चाहिए ना, सफिशिएंट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। अच्छा, मैं वैसे इस बात पे हैरान हूँ, मैं चाहूँगी अब्दुल्ला साहब आप इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, फिर मुझे अली की तरफ जाना है कि ये जो अभी लिस्ट की बात हुई पहले देने की, और अभी हमाद साहब ने कहा कि चीज़ तो पहले डिसाइड हो जाती है कि हमने आपस में इत्तेहाद करना है और हमने इलेक्शंस के बाद जाहिर है फिर उनका सिंबल भी उनके पास आ जाता और वो इस तरह से इलेक्शन में जाते, लेकिन ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं था। क्यों नहीं इस बारे में सोचा गया, हालांकि सर्कमस्टांसेस तो सबके सामने थे? नहीं, बस ऐसा ही है ना, ये कोई यूनिफाइड एफर्ट तो होती नहीं है, हैफ-हार्टेड एफर्ट्स होती हैं, वो लूज एंडेड होती हैं, उनका यही तरीका होता है। लेकिन आप ये याद रखिए, पॉलिटिक्स जो होती है वो बालातर होती है कानून से, इसीलिए इसको कानून साज असेंबली कहा जाता है, आइन साज असेंबली कहा जाता है। यह आइन बनाती है और वो आइन और कानून जो है अदलिया प्रैक्टिस करता है, इसलिए पहले आप इस चीज़ को समझ लें, बड़ा वाज़ेह। दूसरी बात यह है कि एजिटेशन की अगर आपने फिजा पैदा करनी है तो आप उनके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। एजिटेशन जो है सिर्फ पीटीआई की जानिब से नहीं हो रही इस टाइम पे इत्तेहादी जमातों की भी जानिब से हो रही हैं, वो लोग जो राइट विंग समझे जाते हैं उनकी जानिब से भी हो रहा है, और जूं जूं वक्त बढ़ेगा इसके अंदर आपको फौरन इंटरवेंशन भी नजर आएगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उसका एक ख़ास स्टांस है ईरान की जानिब, और उनका एक ईरान के साथ एक अच्छा ताल्लुक वास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई उसके ऊपर मैं खुदा ना खास्ता सवालिया निशान उठाना चाहता हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ को जो है वो खारिज इम्कान नहीं कहा जा सकता, और फिर वो एक ख़ास मसलकी जमात है। तो क्या पीटीआई के अंदर जो मुख्तलिफ मसालिक के लोग मौजूद हैं जिनके कुछ अपने मजहबी मसाइल भी हैं, क्या वो वहाँ जाना चाहेंगे? और तीसरी तरफ यह है कि उनकी लीडरशिप जो है इस टाइम पे राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रही, बल्कि इस टाइम पे कोई भी उनके साथ इत्तेहाद करेगा या किसी किस्म की भी कोई बात होगी तो सबसे पहले उनके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे, तमाम जो उनकी लीडरशिप है उसको रिहा करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो मामलात होंगे ये मशरूत कर दिया जाएगा, बल्कि कर दिया गया है।
इसलिए इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि अगर ये मामलात ख़तरनाक हुए तो फिर ये एजिटेशन जो है ये बढ़ के पूरे मुल्क के अंदर फैल जाएगी। पहले ही गवादर के अंदर, जी अल्लाह करे कि कोई सिचुएशन ना पैदा हो। खैर अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आगे चलकर मामलात क्या चलते हैं, किस तरह इत्तेहाद होता है या क्या मामलात कानूनी तौर पर भी रहते हैं। अभी तो बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो कि नताइज ही रोक दिए गए हैं और उन पर कहा गया है कि जो रीकाउंट किया जाए और नहीं तस्लीम किया जा रहा। जो रिजल्ट्स हैं आप देखें ना, इतने सारे लोगों ने फॉर्म 45, 47 जिसकी बात हो रही है अपलोड भी किए हैं फॉर्म्स सोशल मीडिया पर। मामला तो फिर आगे एजिटेशन की तरफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मैं अली आपकी तरफ आती हूँ, एजिटेशन भी है और चीज़ें ज़ाहिर है अदालतों का रुख भी किया जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कर भी लिया है। तो अभी आप क्या राय रखते हैं, क्या सिचुएशन बनने जा रही है? दूसरा मैं देख रही हूँ कि सीनियर सहाफ़ी हैं जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप कि शहबाज शरीफ जो है वो बस कुछ कहते हैं ना वो एक लम्हे की दूरी पे है प्राइम मिनिस्टरशिप से, फिर से वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही हैं। बाकी मामलात SIFC का रोल भी बहुत बड़ा होगा। आपकी राय भी क्या है, आपकी प्रेडिक्शन भी क्या है, या फिर आपने इस तज्ज़िये को किस तरह देखा है? देखिए ये अभी मेरे ख्याल में ना ये कबल अज़ वक्त है इस किस्म की प्रेडिक्शंस देना। और आपको पता है जो आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो कंस्पिरेसी थियरीज़ होती हैं वो आपकी औलाद की तरह होती हैं। आप उनको ठीक होता देखना चाहते हो, जब वो गलत हो जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं अभी इनका इजहार नहीं करूँगा। लेकिन मेरा एक रोहीला साहब से सवाल है और वो सवाल ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो पार्टी ज़्यादा सीटें लेती हैं, ज़्यादा इलेक्शन जीतती हैं, उनको रिज़र्व सीट्स में भी फ़ायदा पहुंचता है। उसकी वजह ये कि ऐसी पार्टियां जो 1, 2 या 3 सीटें जीती हुई हैं उनकी रिज़र्व सीट्स भी उनको मिल जाती हैं जो पार्टी ज़्यादा सीटें लेके आई हैं। तो इन केस PTI कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करती तो क्या इनकी जो रिज़र्व सीट्स होंगी वो भी PMLN और PPP वगैरह में तकसीम हो जाएंगी? जी रोहिला साहब। जी बिल्कुल, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। ऐसा ही है, रिजर्व सीट सिर्फ पार्टी की प्रोपोर्शन पे मिलती है। जो उस असेंबली के अंदर पार्टी आई है और उसके जो मेंबरान जीत के आए हैं उनके तनासुब से उसको मिलेगा। इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं जो कि फ़िलहाल सूरत हाल है उनके इसके ऊपर कोई हक नहीं होता। और अगर क्योंकि ज़्यादा मेंबरान इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं तो बाकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो पार्टीज ही में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। दूसरी बात मैं जो है अब्दुल्ला साहब की भी एक बात पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं। सर ने बहुत खूबसूरती से कहा कि बड़ी लूज एंडेड चीज़ें होती हैं, हैप हैज़र्ड तरीके से चलती हैं। आई कुडंट हैव सेड इट बेटर। लेकिन मैं थोड़ा सा एक मज़ीद इख्तिलाफ शायद मुख्तलिफ राय रखूँगा या मैं उनकी बात समझ ना पाया। उन्होंने कहा कि कानून साज असम्बली कानून से बालातर होती है। ऐसा कानून बेशक कानून साज असम्बली ही बनाती है, लेकिन जब उसने वो कानून बना दिए, वो आइन बना दिया या उसके नीचे कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बना दिया तो वो नेशनल असम्बली भी और तमाम जितने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो तमाम उसके ताबे आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कोई भी इदारा, कोई भी शख्स जो है अबव द लॉ नहीं है। सही। लेकिन अब इसमें मैं चाहूँगी चनाय साहब, ये जो एजुटेशन की बात अभी की है अब्दुल्ला साहब ने, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या सियासी जमातें इस इशू को सीरियस ले भी रही हैं या नहीं ले रही हैं, या फिर बस इसको हवा में उड़ाया जा रहा है? देखिए, मैं कमोबेश जो सूरत हाल है उसमें जिन जमातों को ग्रीवेंसेस हैं, कमोबेश सारी जमातों को ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा ग्रीवेंस है जाहिर है वो कोर्ट में भी जाएंगे, वो सड़कों पे भी आने की बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारा कंसंट्रेशन जो ये है वो ये अगले 48 घंटे हैं कि जिसके बाद फ़ैसला होना है कि कौन जो है वो पाकिस्तान की सदारत करेगा, कौन जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और कौन सूबे का वज़ीर आला बनेंगे। इस सिचुएशन के लिए लोग जो सियासी लीडरान हैं वो अभी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। माना कि PTI जो है वो लोगों से मुलाकातें नहीं कर रही, लेकिन उनकी इंटरनली भी बातचीत चल रही है कि वो किस तरीके से जो है वो आगे चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, कौन सी जमात को ज्वाइन करेंगे और कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अभी आपने ये कहा कि किसी एक सीनियर तजिया निगार ने ये कहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, आसिफ जरदारी साहब सदर बनेंगे और पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज़ होंगी।
देखिए बात यह है कि ये वो प्रेडिक्शन है कि जो सामने नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जो है वो असम्बली में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर लीडिंग पार्टी हो जाएगी, तो उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी को कंपनसेट करने के लिए उनको कोई ना कोई अहम ओहदा भी देना पड़ेगा। और पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की अक्सरियत है तो ज़ाहिर है उनके जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें मरियम नवाज आती हैं। तो ये प्रेडिक्शन सामने बड़े जो ओहदे हैं प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो दोनों नून लीग अपने पास रखेगी, तो क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि हम तो कई दफ़ा जरदारी साहब से सुन चुके हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने बिलावल को वज़ीर आज़म बनते देखना चाहता हूँ। तो जब उनका इतना बड़ा स्टेक है कि उनके साथ मिले बगैर ये हुकूमत ही नहीं बन सकती, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस पर हाँ कर देंगे और सिर्फ सदर पाकिस्तान का या चेयरमैन सेनेट का वो ओहदा ले लेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जिस पार्टी की सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है असेंबली में, उसका पहला हक आ जाता है। आपकी अगर सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं है तो ज़ाहिर है आप नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे, आप कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी पे जो है वो आगे चलेंगे। तो अब ये आगे सब देखना है कि मुस्लिम लीग नून कितना जो है वो ऑफ़र करती है, पीपल्स पार्टी क्या एक्सेप्ट करती है, उसकी क्या डिमांड है। तो ज़ाहिर है ये जो आप बात कर रही हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी सख्त तगोदो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सख्त नेगोशिएशंस होगी। यहाँ पर ये भी मैं समझता हूँ बड़ा वाइटल इशू है कि बलूचिस्तान में 3 पार्टियाँ तकरीबन बराबर हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है और मुस्लिम लीग है बिलतरतीब। 11 उनकी हैं, 10 इनकी हैं और एक आध आज़ाद अगर आ जाता है मुस्लिम लीग की तरफ तो मैं समझता हूँ बराबर हो जाते हैं। तो जब ये सूरत हाल है तो वहाँ भी जो है बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि वहाँ किसको आप वज़ारत आला ऑफ़र करते हैं। यहाँ पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान भी एस्पायरेंट थे कि वो पाकिस्तान के सदर बने। तो यहाँ मुकाबला मैं समझता हूँ कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा कि कौन सदारत की तरफ आता है। और मैं ये समझता हूँ JUI के तो खैर बहुत कम सीट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो, हाँ, लेकिन एक नेगोशिएशन पोजीशन तो है ना उनकी। 11 सीटों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में उनकी एक नेगोशिएशन पोजीशन आती है। तो वो ये भी डिमांड करते हैं कि अच्छा कर सकते हैं कि अच्छा सदारत का ओहदा ना दें तो कम से कम बलूचिस्तान की वजारत आला का ओहदा दे दें। तो ये कहीं भी जो है वो नेगोशिएशन हो ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है बलूचिस्तान की भी, विफाक की भी और पंजाब की भी। तो आगे खैर 3 दिनों में ये मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा। अली, वैसे आपको क्या समझ आ रही है? अभी जब हमने कैंपेन्स देखी तो जाहिर है जब कैंपेन चलती है सब जमातें अपने अपने नज़रियों के साथ अलग अलग हो जाती हैं, फिर यही कहा जाता है कि जी अब हम उनके साथ ही थे, वो तब की बात थी। लेकिन साथ होने का जो नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है या नून लीग को इस PDM वेंचर का हुआ है वो सबके सामने है, ढका छुपा नहीं है। जो नताइज आए हैं वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये फिर मिल जाते हैं और आगे चैलेंजेस इतने बड़े बड़े हैं, अवाम में पजीराई मिलेगी या फिर ये मजीद खाना खराब होगा? देखिए, एक तो ये कि हमने जब कैंपेनिंग देखी, और ये इस दफ़ा की बात नहीं है, ये अब पिछले मेरे ख्याल में बहुत सालों से यही है कि अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। आप किसके बारे में कह सकते हो कि ये लेफ़्ट की पार्टी है, ये राइट की पार्टी है, ये सेंटर की पार्टी? सब पार्टीज़ एक ही जैसी हैं, वो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि हम ये हमसे ज़्यादा करप्ट हैं या हम कम करप्ट हैं या हम डेवलपमेंट ज़्यादा करेंगे और ये कम करेंगे। इसके अलावा नज़रियाती तौर पे मुझे तो किसी पार्टी में कोई फ़र्क नज़र आता नहीं है और वो कोई उनकी कैंपेनिंग से भी वाज़ेह नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को लोग समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेरे ख्याल में तो वो बहुत इस वक्त उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग है। सो उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध सिक्योर कर लिया है। वो पिछली दफ़ा भी जीते थे, इस दफ़ा ज़्यादा अच्छी तरह जीते हैं। और जिस तरह के सिंध के डायनामिक्स हैं या जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, सिंध के लोगों को जो चाहिए वो देते हैं, साबित होता है जिस तरह से वो इलेक्शन जीतते हैं। सो वो शायद अगले इलेक्शन में भी सिंध उन्हीं का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब में वो पेनिट्रेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, वो सिंध की जमात बनना चाहते हैं। अगर तो वो नहीं चाहते तो फिर तो ठीक है, फिर तो इस वक्त उनको जोड़ तोड़ की सियासत में जो मिलता है वो ले लें। अगर वो पंजाब में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जिस तरह से पिछली दफ़ा से इस दफ़ा फ़र्क महसूस भी हुआ है, पिछली दफ़ा पंजाब में उनको कम सीटें मिली थी, इस दफ़ा उसके मुकाबले में कदरें ज़्यादा मिली हैं। सो अगर ऐसा वो करना चाहते हैं तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो नून लीग से ऑपोजिट हैं, वो नून लीग की ऑपोजिशन करते हैं,
वो नून लीग के साथ नहीं बैठते। इसीलिए मैं कल ये भी मशवरा दे रहा था कि है तो बड़ा मुश्किल काम, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर हुकूमत बनाने के लिए उनको पीपल्स पार्टी की मदद चाहिए भी है तो वो कह दें कि ठीक है, हमारे आप नंबर्स जितने चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बदले में हम अनकंडीशनल कोई मिनिस्ट्री नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि जब ये सारा मलबा आना है मईशत का तो वो इनके ऊपर ना आए। क्योंकि आखिरी बात, अगर तो ये एक अलहदा जमात है तो ये बनकर ये पंजाब में पेनिट्रेट कर सकती है। अगर इन्होंने हमेशा PMLN की बी टीम रहना है तो वोट डालने वाला PMLN को ही क्यों ना वोट डाल दे, वो इनको क्यों डाले। जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।